इजराइल और ईरान के बीच की जंग को देख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय भड़के हुए हैं। ट्रंप इतना भड़क चुके हैं कि वो G7 सम्मेलन को भी बीच में छोड़कर वापस अमेरिका आने के लिए तैयार हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बताया कि वो G7 समिट को बीच में ही छोड़कर वापस लौट रहे हैं, क्योंकि इस समय मिडिल ईस्ट में भयंकर जंग छिड़ी है। ऐसा ही एक बयान व्हाइट हाउस की तरफ से इससे पहले जारी किया गया था। व्हाइट हाउस ने कहा कि G7 सम्मेलन को बीच में छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप अब वापस अमेरिका लौट रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण है। जंग ईरान और इजराइल के बीच में छिड़ी है, लेकिन अमेरिका मिडिल ईस्ट की जंग बताकर पूरी दुनिया का ध्यान इस समय मिडिल ईस्ट पर केंद्रित कर रहा है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब अमेरिका की भी एंट्री ईरान इजराइल वॉर में होने वाली है। कई जगह खबरें तो ये भी हैं कि अमेरिकी सेना इस समय मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रही है और मिडिल ईस्ट को लेकर इस समय अमेरिका कोई ठोस कदम उठाने वाला है। रॉयटर्स और अमेरिका के एक्शन से तो लगने लगा है कि वो वक्त बहुत नजदीक आ चुका है, क्योंकि ट्रंप ने समंदर में तैरता हुआ एटम बम उतारकर ईरान को भस्म करने का प्लान बना लिया है। मध्य पूर्व की ओर बढ़ता अमेरिका के इस महाबली का हर कदम दुनिया को विनाश के करीब ले जा रहा है। समंदर में ट्रंप का शक्तिशाली युद्धपोत जैसे जैसे दुश्मन के नजदीक पहुंच रहा है, वैसे वैसे विश्व युद्ध की आहट तेज होती जा रही है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी भीषण जंग किसी भी वक्त वर्ल्ड वॉर का रेड सायरन बजा सकती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जारी महासंग्राम के बीच अब अमेरिका ने उठा लिया है फाइनल कदम और जंग में भेज दिया है क्योंकि ना तो ईरान और ना ही इजराइल सीज फायर के लिए तैयार हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले दोनों देशों से रुकने के लिए कहा था और सीज फायर पर आने के लिए ईरान को तैयार करने का एक मौका दिया था, लेकिन ईरान की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि वो सीज फायर नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल ने ईरान के परमाणु फैसिलिटी को निशाना बनाया है, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स को निशाना बनाया है, जिसका जवाब ईरान जरूर देगा। नतीजन ये युद्ध नहीं रुका और लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे ईरान और इजराइल आमने सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ये पहले ही कह चुके हैं कि अगर इजराइल पर ईरान ने हमले जारी रखे तो अमेरिका इसे अपने खिलाफ छेड़ी गई जंग मानेगा। ऐसे में जब तनाव लगातार बढ़ रहा है और ट्रंप G7 सम्मेलन को बीच में छोड़कर अमेरिका लौट रहे हैं, तो अंदाजा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट की अमेरिकी दूतावास धमाके के बाद तबाह हो गया है, तो उधर इराक के इरबिल सिटी में अमेरिकी दूतावास को टारगेट करके ड्रोन अटैक हुआ है, जिसे नाकाम करने का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इराक में अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर भी हमला हुआ है। इन तीनों ही अटैक का शक ईरान पर है या उसके समर्थित गुटों ने इन हमलों को अंजाम दिया है। ऐसे में खामेनेई ने ट्रंप को भड़का दिया है। अब अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, तभी तो ट्रंप ने ऐसा घातक युद्धपोत मैदाने जंग की ओर भेज दिया है जो चंद घंटों में ईरान को खाक कर सकता है। क्योंकि USS निमित्ज परमाणु बम से लैस एक खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसमें कोई किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं है। डाउट वाली बात नहीं है। क्यों? वो इसलिए कि इसराइल का टारगेट जो है ना, वो पूरी मुस्लिम उम्मा है। वो एक कंट्री नहीं है या दो कंट्री नहीं है। सही वो सिर्फ मुस्लिम जितने भी कंट्री हैं उनमें जितने भी मतलब लोग हैं सबको खत्म करना चाहते हैं। हो गया। तो ये चीज ना आई थिंक बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जब फलस्तीन पर वो अटैक कर रहे थे कि सारे मुसलमानों को यूनाइट होके उनके खिलाफ जंग लड़नी चाहिए थी। लेकिन अभी भी फिलहाल सिर्फ ईरान लड़ रहा है और हमें इस बारे में सोचना चाहिए इससे पहले कि हमारे ऊपर भी अटैक हो। तो हमारे ऊपर तो इसराइल ने ऑलरेडी अटैक किया है। जब इंडिया का अटैक था तो साथ इसराइल का भी तो अटैक था। हाँ। ड्रोन किसके थे? मेड इन इसराइल थे। एजेंसी किसकी थी? इसराइल की। मोसाद इंडिया को गाहे बगाहे इन्फॉर्मेशन दे रही थी पाकिस्तान से रिलेटेड। हाँ, ऑब्वियसली इसमें देखें इनडायरेक्टली उन्होंने ऑलरेडी हमें शो कर दिया है कि हम उनका अगला टारगेट हैं, क्योंकि हम ईरान के बिल्कुल साथ हैं। तो इस वजह से इनडायरेक्टली तो उन्होंने शो कर दिया, लेकिन अभी वो टाइम है कि वो डायरेक्टली भी हमारे ऊपर अटैक करेंगे। तो इससे पहले कि वो अटैक करें हमें ईरान का भी साथ देना चाहिए। और अकेले वॉरशिप पर 90 से ज्यादा लड़ाकू विमानों की तैनाती होती है, जितना कई देशों की वायुसेना के पास होते भी नहीं। दुनिया के सबसे बड़े और पुराने युद्धपोतों में से एक निमित्ज को CVN-68 के कोड नेम से भी जाना जाता है। ये परमाणु ऊर्जा से चलता है, यानी बिना ईंधन भरे लंबे समय तक समुद्र में रह सकता है। विमानों के साथ साथ खुद के हथियारों से भी लैस है, जिसमें हाईटेक राइफल और मशीन गन शामिल हैं।
इतना ही नहीं, इन्हें ऑपरेट करने के लिए करीब 3000 नौसैनिक इस पर मुस्तैद होते हैं। यूएसएस निमित्ज की ताकत को धार देने के लिए उस पर 2 सी स्पैरो शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट एंटी मिसाइल सिस्टम लगे हुए हैं। 2 RIM-116 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल सिस्टम है जो कम दूरी से सतह से हवा में मार कर सकती हैं। इसके अलावा इसमें फेलेंक्स क्लोज इन वेपन सिस्टम भी लगा हुआ है, यानी परमाणु हमले में माहिर लड़ाकू विमान और मिसाइल सिस्टम ट्रंप के एक इशारे पर खामेनेई के ईरान को मलबा बनाने का मादा रखते हैं। ही बारी आ सकती है, क्या पाकिस्तान भी अगला टारगेट हो सकता है? देखिए, आपने कहा अगला टारगेट पाकिस्तान, यस, वो तो नेतन्याहू खुद कह रहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान है, उसमें तो शक ही नहीं। सर, ये कहा है उसने? आज हमारे जो ईरान के बाद पाकिस्तान है, ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने? नेतन्याहू ने कहा है ना जी, क्यों नहीं कहा? उसके इंटरव्यूज देखें, उसने ईरान के बाद पाकिस्तान का कहा है ना कि ईरान के बाद पाकिस्तान ही है। आज हमारे जो वजीर दिफा है ना ख्वाजा आसिफ, उन्होंने बड़ी अहम तकरीर की है कौमी असम्बली में। उन्होंने उम्मत मुसलमान के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की है। अच्छा, ये जो यहूद नसारा की आप बात करती हैं, ये देखिए कुरान पाक की बड़ी वाज़ेह आयात हैं कि वो उन्हीं में से हैं जो उनका साथ देंगे ना यहूद नसारा का। वो बेज़ाहिर बेशक अब नाम के मुसलमान हों, लेकिन कुरान के मुताबिक वो उन्हीं में से हैं। वो उनका फिर मुसलमानों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। सर, मैं अभी तक ना अब्दुल्ला साहब आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ। मैंने कल पूरी गुफ्तगू सुनी बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान पर अटैक करते वक्त जो पॉलिसी इख्तियार की जा रही थी, रीजंस जो बयान की जा रही थी, उसमें मुझे कहीं पर भी पाकिस्तान का नाम नहीं दिखाई दिया। आप किस इंटरव्यू की बात करें? मुझे कंफ्यूजन है मेरी, ये दूर कर दें अगर आप। मनीज़े, आप नेतन्याहू के पुराने इंटरव्यूज उठाएं, उनको देखें। ये वीडियो इंटरव्यूज हैं, मैं कोई किसी अखबारी इंटरव्यू की तो बात नहीं कर रहा। सर, हवाला क्या है उसका? क्या वो ये चाहता था कि पाकिस्तान उसको तस्लीम करे? क्या ये बात थी? नहीं, वो कहता है ये दुनिया के लिए खतरनाक है ये ममालिक। वो ईरान को खतरा समझता है, उसके बाद वो कहता है पाकिस्तान खतरा है। अच्छा, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तो इसराइल को बहुत अरसे से चुभ रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध से अमेरिका खफा है और वह चाहता है कि ये युद्ध बंद हो जाए और ईरान बातचीत के टेबल पर आए और अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद कर दें। दूसरी तरफ ईरान इस युद्ध को बंद करने के लिए तैयार नहीं है और वह बोल रहा है कि इजराइल ने उसके परमाणु ठिकाने के ऊपर हमला किया है, इसलिए वह उससे बदला लेगा। दूसरी तरफ खबर आ रही है कि अमेरिका के दूतावास और उसके सैन्य ठिकाने के ऊपर हमला हो गया है, जिसका शक ईरान के ऊपर जा रहा है। इस कारण से अमेरिका भड़का हुआ है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 के बैठक को बीच में ही छोड़कर अपने देश लौट आए हैं। इधर अमेरिका का युद्धपोत मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है और उसके सैनिक भी मिडिल ईस्ट में इकट्ठा हो रहे हैं, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ईरान यदि इस युद्ध को बंद करके बातचीत के टेबल पर नहीं आता और अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करने की बात नहीं मानता, तो हो सकता है अमेरिका उसके ऊपर हमला कर दे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यूएसएस निमित्ज की तैनाती कहां होनी है, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन ईरान की छाती पर अमेरिका के सबसे नजदीकी सैन्य ठिकाने बहरीन, कतर और कुवैत में हैं। बहरीन में नौसेना सपोर्ट एक्टिविटी सेंटर है जो ईरान से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है, तो ईरान से 1300 किलोमीटर दूर इराक का एरबिल एयरबेस है जो अमेरिकी सेना के एयर ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब किसी भी वक्त अमेरिका चाहे तो समंदर हो या जमीन से ईरान को खाक कर सकता है। ये बात इजराइल और ईरान दोनों जानते हैं। इसीलिए तो ईरानी अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों पर बंकर ब्लस्टर बम गिराने के लिए इजराइल ने अमेरिका से B-2 बॉम्बर मांगा है। ये घातक बम वर्षक विमान GBU-57 मॉप बंकर बस्टर बम बरसा सकते हैं जो 200 फीट जमीन के नीचे कंक्रीट के बंकर भी ध्वस्त कर सकता है।